वेलकम टू इंस्पिरेशन बीपीएससी। करंट अफेयर्स के सीरीज़ में आज हम क्वेश्चन नंबर 21 टू 30 देखेंगे। हम टोटल 500 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि 67th बीपीएससी पीटी या सीडीपीओ जो कि 2022 में संभावित है, उसके लिए अति संभावित है, मोस्ट प्रोबेबल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वर्ष 2020-21 में भारत से सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला उत्पाद है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चीनी और ऑप्शन डी गैर बासमती चावल। तो इसका उत्तर हो जाएगा गैर बासमती चावल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया गया है, निर्यात किया गया है वर्ष 2021 में भारत से, वो है गैर बासमती चावल। तो उत्तर डी हो जाएगा गैर बासमती चावल। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा के नाम से जानते हैं, उसके अनुसार एपीडा के अनुसार गैर बासमती चावल, बासमती चावल और भैंस का मांस, तीन जो हैं ये वर्ष 2020-21 में भारत से शीर्ष 3 निर्यात किए गए उत्पाद हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है गैर बासमती चावल, उसके बाद बासमती चावल, उसके बाद भैंस का मांस। ठीक है, तो ये एपीडा है जो जिसने यह डेटा निकाला है कि सबसे ज़्यादा 3 जो एक्सपोर्ट वाले प्रोडक्ट्स हैं वो ये 3 हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और एमडी हैं। ऑप्शन ए अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन बी अलका मित्तल, ऑप्शन सी गुरजीत कौर, ऑप्शन डी एस.वी. सरस्वती। तो हमने चारों ही नाम करंट अफेयर्स से उठाए हैं और चारों ही नाम किसी न किसी कारण से न्यूज़ में थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलका मित्तल, यानी कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और एमडी हैं अलका मित्तल। आइए बाकी के नाम देख लेते हैं वो किस लिए न्यूज़ में थे। तो भारतीय धावक अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2021 में वुमन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अंजू बॉबी जॉर्ज एक एथलेटिक्स में धावक हैं, रनर हैं। ठीक है, उनको वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2021 में। अलका मित्तल को तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, ये हमने देख लिया है। हॉकी स्टार गुरजीत कौर को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2021 में महिला हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। गुरजीत कौर को महिला हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सैन्य नर्सिंग सेवा यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को सितंबर 2021 में राष्ट्रीय फ्लोरोसेंस नाइटेंगल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, यानी कि नेशनल फ्लोरोसेंस नाइटेंगल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? तो एस.वी. सरस्वती को। ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की उप महानिदेशक हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। किस टेनिस स्टार को कोविड टीकाकरण नहीं होने के कारण ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित कर दिया गया है? ठीक है, निर्वासित मतलब डिपोर्ट। ठीक है, निर्वासित मतलब डिपोर्ट। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी रोजर फेडरर एंड ऑप्शन डी डेनियल मेदवेदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राफेल नडाल। ठीक है, सॉरी राफेल नडाल नहीं, नोवाक जोकोविच। ठीक है,
इसका सही उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित कर दिया गया है। ठीक है, क्यों किया गया था? क्योंकि इन्होंने कोविड वैक्सीन नहीं लिया था, तो इनका वहाँ से वीज़ा कैंसिल कर दिया गया। इन्होंने कोर्ट में अपील किया था, लेकिन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद इनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये खेल नहीं पाए। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेल पाए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता फिर? तो राफेल नडाल ने अपना 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल 2022 जनवरी 2022 में जो आयोजित हुआ था, डेनियल मेदवेदेव को हराया। ठीक है, तो राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीते हैं जनवरी 2022 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसके साथ ही नडाल 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। यानी सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते। ठीक है, तो रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और राफेल नडाल ने 21 जीत लिया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की महिला एकल विजेता कौन है? एशले बार्टी। ये ऑस्ट्रेलिया की ही है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की ही है और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 जीता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भारत का पहला हेली हब वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी, गुरुग्राम रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। ऑप्शन सी, भारत का पहला घास संरक्षिका रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी, बिहार अपनी वन्यजीव कार्य योजना 2021 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें देखना है। तो इसमें जो स्टेटमेंट सही है वो है, एक्चुअल में इसका होना चाहिए था कौन सा कथन, नहीं, ठीक है, इसमें से हमें पता करना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि भारत का पहला घास संरक्षिका रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, ये सही है। और भारत का पहला हेली हब वाराणसी में स्थापित किया जाएगा, ये गलत है। पहला हेली हब जो है वो गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा और गुरुग्राम रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। जी नहीं, जबकि वाराणसी रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। और बिहार अपनी वन्यजीव कार्य योजना 2021 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है, ये गलत है, क्योंकि बिहार नहीं होगा, ये महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र ने अपना वन्यजीव कार्य योजना पारित किया है और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशंस में वही चीज़ें हैं। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। वाराणसी रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। रानीखेत उत्तराखंड में भारत का पहला ग्लास कंजर्वेटरी स्थापित किया गया है। यानी ये ग्लास कंजर्वेटरी नहीं होगा, ये ग्रास कंजर्वेटरी होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रास कंजर्वेटरी मतलब घासों का कंजर्वेशन। ठीक है, और महाराष्ट्र अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2020-21 पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। ये एक नया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसमें हम लोग राष्ट्रीय स्टार्टअप डे ईच ईयर हम लोग मनाएंगे। तो ये मनाया जाएगा किस दिन? 16 जनवरी को। ठीक है, तो बाकी के जनवरी के इंपॉर्टेंट दिन भी हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर बी हो जाएगा 16 जनवरी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की है। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे।
ठीक है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है विवेकानंद जयंती के अवसर पर, ठीक है। 24 जनवरी को बालिका दिवस, गर्ल चाइल्ड डे, इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, रिपब्लिक डे, ठीक है। तो 24, 25, 26 3 दिन लगातार कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डे होता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस यानी कि मार्टायर्स डे, जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट जेवल अवार्ड 2021 से सम्मानित नहीं किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले इस अवार्ड का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसको चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट जेवल अवार्ड कर दिया गया है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट जेवल अवार्ड, ठीक है। तो इनमें से किसे सम्मानित नहीं किया गया है, तो ऑप्शन ए है लवलीना बोरगोहेन, ऑप्शन बी अवनी लेखरा, ऑप्शन सी मिताली राज, ऑप्शन डी दीपा मलिक। तो इन तीनों को किया गया है, दीपा मलिक को नहीं किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि 2021 में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट जेवल अवार्ड किस किस को मिला है, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा को मिला है, किसके लिए, तो भाला फेंक में, एथलेटिक्स में वो भाला फेंक स्पोर्ट आता है, ठीक है। रवि कुमार को कुश्ती में मिला है, लवलीना बोरगोहेन को बॉक्सिंग में मिला है, श्रीजेश पियार को हॉकी में मिला है, अवनी लेखा को पारा शूटिंग में मिला है, ठीक है। तो पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, यही अवनी लेखा है, अवनी लेखा। ये इन्होंने पारा शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। सुमित अंतिल को पारा एथलेटिक्स में के लिए मिला है, प्रमोद भगत जो पारा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं उनको मिला है, कृष्णा नगर जो हैं ये भी पारा बैडमिंटन खेलते हैं, मनीष नरवाल पारा शूटिंग के खिलाड़ी हैं, मिताली राज क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी। तो इन सब को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज कर आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में रह जाएगा। क्वेश्चन 2-3 तरीकों से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, या फिर किस खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2-4 क्वेश्चन तो ये फेमस हैं, जैसे नीरज चोपड़ा, ठीक है, मिताली राज, सुनील छेत्री, ये लोग फेमस हैं, तो इनका नाम आपको याद होगा, बाकी का नाम आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल खोला गया है, यह कहाँ खोला गया है, तो ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी मिस्र, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ठीक है। इन्होंने ऊंटों के लिए एक होटल खोला है जिसमें ऊंटों के लिए तमाम तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी के जो देश हैं वो भी किसी न किसी कारण से न्यूज़ में थे, उसको हम एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, ठीक है। तो उत्तर सी हो जाएगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ने ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल खोला है। और सऊदी अरब एक और चीज़ के लिए न्यूज़ में था, दिसंबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात जावाद का नाम सऊदी अरब ने रखा था, ठीक है। तो जो चक्रवात के नाम होते हैं वो बारी बारी से जो देश हैं वो रखते हैं। तो दिसंबर 2021 में जो जावाद नाम का चक्रवात आया था उसका नाम रखा था सऊदी अरब ने। अगला पॉइंट देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात ने 1 जनवरी से अपने मौजूदा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को बदलकर 4.5 दिन करने की घोषणा की है, जो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ठीक है। अगर इंडिया में भी ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो सऊदी अरबिया ने 5 दिन, जो वीक में 5 दिन की जो कार्य पद्धति थी उसको अब चेंज करके 4.5 दिन का कर दिया है और बाकी 2.5 दिन छुट्टी रहेगी। आइए देखते हैं अगला तथ्य, 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे आमतौर पर COP26 के रूप में जाना जाता है, 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था, 26 था, ठीक है, जो 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया, ठीक है।
COP26 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको हम लोग भी बोलते हैं, ये 26वां था और ये कहाँ हुआ? ये हुआ आपको ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है। और ये कब से कब हुआ? तो 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिसंबर 2021 में एनडीबी ने यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मिस्र को नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। ये 9वां सदस्य है, 9th, इजिप्ट को 9th नंबर का मेंबरशिप मिला है न्यू डेवलपमेंट बैंक में, ठीक है। इससे पहले सितंबर 2021 में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे एनबीडी में शामिल हुए थे, यानी कि 3 और देश सितंबर 2021 में शामिल हुए थे। और दिसंबर में इजिप्ट को शामिल किया गया। टोटल 4 देश को शामिल किया गया। और पहले से कितने देश थे? पहले से 5 थे, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ब्रिक्स के द्वारा, है ना, BRICS, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 28, 17 जनवरी 2022 को विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 में किस भारतीय व्यक्तित्व ने संबोधित किया था? तो ऑप्शंस में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उत्तर हो जाएगा ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा 2022 में अपने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड के विशेष संबोधन के दौरान P3 प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट की शुरुआत की, ठीक है। तो उन्होंने अपने जो संबोधन था उसमें प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट की शुरुआत की, ठीक है, संबोधित किया श्री नरेंद्र मोदी ने। जिनेवा स्थित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन हर साल होता है जनवरी में दावोस के स्विस स्की रिजॉर्ट में, ठीक है। तो हर साल एक ही जगह होता है, स्विट्जरलैंड के दावोस में, और उसमें भी स्विस स्की रिजॉर्ट में, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग से बन सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ आयोजित किया जाता है या इस बार कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बार किस इंडियन पर्सनालिटी ने उसको संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? ऑप्शन है नागपुर, पणजी, गुरुग्राम, ग्वालियर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर। आइए बाकी के भी जो शहर हैं वो किसी न किसी कारण से न्यूज़ में थे, उनको देख लेते हैं। नागपुर में भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला यानी कि स्टेट वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग एनालिसिस लैब का उद्घाटन किया गया, ठीक है। पणजी क्यों न्यूज में था? तो गोवा के पणजी में 10 से 13 दिसंबर तक आयोजित हुआ क्या? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेयर, ठीक है। ये आयोजित हुआ पणजी गोवा में, ये 7वां संस्करण था। गुरुग्राम क्यों न्यूज में था? ये न्यूज़ में रहता ही है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है, जो किसी न किसी कारण से हमेशा न्यूज़ में रहता है। ग्वालियर न्यूज़ में था क्योंकि भारत का पहला ड्रोन मेला यहाँ पे आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए 22 जनवरी, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 9 दिसंबर, ऑप्शन डी 13 दिसंबर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर, ठीक है। बाकी के भी डेट्स इंपॉर्टेंट है, आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बाकी के डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 9 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था। 9 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है। 26 नवंबर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, ठीक है। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 26 नवंबर संविधान दिवस
के नाम से जाना जाता है। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो नेशनल लॉ डे एंड कॉन्स्टिट्यूशन डे दोनों को 26 नवंबर के दिन हम लोग मनाते हैं। 1949 में इस दिन भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इसी दिन 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। ठीक है, और भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसने रखा था? एम.एन. रॉय ने पहली बार, ठीक है, एक संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थॉट को पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा था। 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुना गया था उसके लिए इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, तो वो इलेक्शंस किसके बेसिस पे हुए थे? तो 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है, संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 years 11 month एंड 18 days, ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं की गई थी, उन्हें हस्तलिखित किया गया था, यानी कि हाथ से लिखा गया था, और अब संसद के पुस्तकालय के भीतर हीलियम से भरे बॉक्स में रखा गया है। ठीक है, चूंकि वो बहुत पुरानी हो गई हैं, वो खराब हो सकती हैं, इसलिए उन्हें हीलियम के भरे बॉक्स में रखा गया है। ठीक है, मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था, और इसको किसने लिखा था अपने हाथ से? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको अपने हाथ से इंग्लिश में लिखा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं हमारे भारतीय संविधान से रिलेटेड, जो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और बीपीएससी का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, जो कि 30 अप्रैल को होगा, यानी कि 30 अप्रैल को होगा। तो आपके पास लगभग 85 डेज़ के करीब है, समय कम है। तो अगर आप सीरियस हैं तो आपको अब बिल्कुल से जुट जाना चाहिए, समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय व्यर्थ करेंगे तो ऐसे ही साल दर साल पास होता जाएगा और आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं। ठीक है, तो अभी वक्त है, अब वक्त गंवाने का वक्त नहीं है, अब वक्त को यूज़ करने का टाइम आ गया है। अब आप नॉन सीरियस कैंडिडेट की कैटेगरी में नहीं रह सकते हैं। आपकी बार अच्छी सीटें आई हैं, और इस बार भी अगर आपका नहीं होगा तो आप खुद निराश होंगे और अपने पेरेंट्स को भी निराश करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।